इसके पहले क्या देखे थे? ग्रह देखे थे हम लोग। ग्रह में बस कंपैरिजन करके क्लासिफिकेशन देखे थे ना। कंपैरिजन हो गया था ना सबका, सारे ग्रहों का। सारे ग्रहों का कंपैरिजन हो गया था। अब थोड़ा सा अलग अलग ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनकी, वो देखेंगे। ठीक ना? क्या चीज? खगोलीय पिंड है जो जो तारों के चक्कर लगाते हैं। ठीक ना? और इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। तो इसमें देखिए, ये जो फिगर है इसमें क्या दिखा रहा है कि बहुत सारे अनेक पिंड भी हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितने पिंड है? मतलब केवल ग्रह नहीं है, उनके साथ साथ बहुत सारे पिंड वगैरह भी हैं। सबको मिला के एक ग्रह बनता है। एक पूरा सौर मंडल बनता है। ठीक ना? तो सौर मंडल का अगर हम एक तरफ से क्रम में देखें तो पहले, सबसे पहले क्या है? बीच में सूर्य है। फिर उसके बाद मतलब प्लैनेट्स के भी अगर नाम बताना चाहें तो पहले क्या है? मरकरी। फिर उसके बाद वीनस है। फिर अर्थ है। फिर अर्थ के बाद मार्स। मार्स के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जुपिटर, सैटर्न। हाँ, फिर प्लूटो। प्लूटो भी है। एक्चुअली में उसको बस इसलिए हटा दिया गया है कि वो छोटा था, तो उसको सौरमंडल से हटा नहीं दिया गया है। तो फिर प्लूटो है। हाँ, नेपच्यून के बाद प्लूटो है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं जितने भी, क्या है? क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट के बाहर फिर लास्ट लास्ट क्या है? सौरमंडल का सबसे अंतिम छोर तो क्या है? हमेशा आप लोग भूल जाते एक ही चीज, ऊस्ट क्लाउड। ग्रहों की परिभाषा लिख ली आप लोग? परिभाषा हो गई है ना? नहीं हुई है तो इसको लिख लीजिए। वह ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर परिक्रमा करते हैं और जिसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ठीक? एक्चुअली ऊष्मा तो होती है उनके कोर में, लेकिन उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश से निकलने वाली ऊष्मा नहीं होती। ठीक ना? ये तारे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इतना इसकी परिभाषा बहुत है। ठीक? अब हम देखेंगे जो सबसे पहला ग्रह है हमारा, कौन सा है? मरकरी या बुध। उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बुध की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? तो सबसे पहले बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक ना? और ये सबसे, क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक भी। और नजदीक होने के कारण सबसे फायदा ये है कि ये सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगा लेता। क्यों? क्योंकि जो जितना नजदीक रहेगा सूर्य के, उसका परिक्रमण पथ उतना छोटा होगा और ये उतना जल्दी क्या करेगा? हाँ, चक्कर लगा लेगा। और एक चीज इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जो बुध है वो जब निकलता है, मतलब पृथ्वी से जब दिखाई देना स्टार्ट करता है, तो उसी समय क्या होता है? लगन का सीजन स्टार्ट होता है। ठीक ना? उसी को क्या बोलते हैं? बुध ग्रह का उदय बोलते हैं, उदय अस्त। ठीक ना? तो बुध किधर से उदय होगा? अगर हम देखें मेनली तो किधर से होगा? यानी मान ये एक, ये सूर्य है तो किधर से उदय होगा? बुध यहाँ से उदय होगा और यहाँ पे जाके अस्त होगा ना। ठीक। और जो
एक्चुअली जो नाम वगैरह होते हैं ग्रहों के नाम या फिर ज्यादातर चीजों के नाम, तो वो रोमन, जर्मन, फ्रेंच के लोगों के नाम पे ही होते हैं। तो इसका भी नाम किसके नाम पे है? रोमन देवता। रोमन देवता जिनका क्या नाम था? मरकरी। जो बहुत तेजी से मतलब संदेश पहुंचाते थे या फिर ऐसी सारी चीजें जो तेजी से होती थी, उन्हीं को कहा गया। तो इसी के नाम पे इनका है मरकरी। ठीक। और फिर जो इसके टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो सौर मंडल में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। कितना, लगभग कितना है? मैंने लिखवाया था लगभग माइनस से 180 डिग्री तक जाता है और प्लस में 450 डिग्री तक जाता है लगभग में। तो पूरा मिला के कितने का वेरिएशन हो गया? लगभग 600, लगभग 600 डिग्री का। तो जो तापांतर है, बुध का तापांतर, बुध के तापांतर में ये सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। दिन इसका बहुत ज्यादा गर्मी वाला होता है और रातें बहुत ज्यादा ठंडी वाली होती है। ठीक। और इसी में एक चीज आप लोग को बताए थे हम, क्या? क्या बताए थे? परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कितना है? क्या होता है? -70, 200, कितना? 273, -273 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये तो जीरो नहीं है, ये तो माइनस में है। तो इसका टेम्परेचर, इसका परिभाषा कैसे बताएंगे? अरे एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो की बात हो रही है, यानी परम शून्य ताप। नहीं समझ में आया? देखिए, परम शून्य अगर नाम है तो वो शून्य से रिलेट होना चाहिए। ये चीज तो समझ में आ रही है ना? तो अगर शून्य से रिलेट होना चाहिए तो वो शून्य के बारे में उसकी परिभाषा होना चाहिए। तो केल्विन में, केल्विन 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य कहते हैं। और 0 डिग्री केल्विन का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना? यानी कि अगर हमको सेल्सियस निकालना है तो उसमें उसमें क्या करेंगे? हाँ, तो वैसे डिग्री सेल्सियस का क्या बोलते हैं, केल्विन में चेंजेस हो जाएगा। ठीक ना? फिर उसके बाद है इसका जो वायुमंडल है बहुत ही मतलब बहुत पतला है, जिसके कारण जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल थोड़ा सा मोटा है, भारी है। तो जो एनर्जी आती है, किस फॉर्म में एनर्जी आती है? सूर्य से, सूर्य का इंसोलेशन किस फॉर्म में आता है? शॉर्ट शॉर्ट वेवलेंथ में, शॉर्ट वेव में तो आता है। फिर उसके बाद जब पृथ्वी से वापस जाता है तो वो बाहर निकल नहीं पाता, वो वायुमंडल के कारण यहीं पे फंस के रह जाता है गर्मी। तो इसलिए जो पृथ्वी की एनर्जी है, पृथ्वी की जो तापमान है वो हमेशा बना रहता है। लेकिन इसका इसका जो वायुमंडल है वो पूरी तरीके से एकदम बहुत पतला है, तो जो एनर्जी आती है चली जाती है। इसलिए सुबह का तापमान बहुत ज्यादा और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। ठीक। और ये यह दो परिक्रमा के दौरान अपनी दूरी पर 3 बार घूमता है। 2 परिक्रमा के दौरान अपनी दूरी पर 3 बार घूमता है। ठीक ना? यानी कि इसका जो रोटेशन है या इसका जो परिक्रमण है वो घूर्णन से क्या, घूर्णन से कम है कि ज्यादा है? परिक्रमण ज्यादा है। 2 परिक्रमाओं के दौरान अपनी दूरी पर 3 बार घूमता है। तो 2 बार परिक्रमण करने के दौरान अपने दूरी पे 3 बार घूम जाता है।
ठीक ना। अर्थ तो 365 बार घूमती है, तो इसलिए हाँ, तो परिक्रमण ज्यादा है, ठीक है। और इसमें बुध का एक दिन 176 पृथ्वी दिनों का होता है, जबकि एक साल कितने दिन का होता है? 88 दिन का होता है। दिन से, हाँ, साल, एक साल एक दिन से छोटा होता है यहाँ पे, ठीक ना। हम, और साल और दिन का डिफरेंस पता है? देखिए, दो टाइप से होता है। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। इन दोनों को ध्यान से पढ़िए, इन दोनों लाइन को ध्यान से पढ़िए, क्या इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास कर रहा है। अगर सही से पढ़ पाएंगे आप लोग तो समझेंगे। विरोध नहीं है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। हर दो परिक्रमा, ये सूर्य है, एक परिक्रमा, दो परिक्रमा, दो परिक्रमा करने में धुरी पर 3 बार घूमता है। तो अपने धुरी पे ये 3 बार घूम रहा है, यानी परिक्रमण से कम है धुरी पे घूमना। ठीक, समझ में आया? तो एक परिक्रमा 1 साल होगा और एक दूरी पे घूमना 1 दिन होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि दिन दिन ज्यादा बड़ा है उसके साल से, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर घुमा ले रहा है। ठीक है, एक चक्कर से ज्यादा लग रहा है टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि अगर कोई चीज, जी देखो, 2 बार में, ये 1 बार हुआ, एक चक्कर, ये 2 चक्कर, 2 बार में अगर 3 बार हो गया, 2 बार में, दो परिक्रमा में 3 बार दूरी पे घूम रहा है, यानी 3 बार 3 दिन हो रहा है। 2 साल में 3 दिन हो रहा है, तो 1 साल में कितना दिन होगा? 1.5 दिन। 1 साल में 1.5 दिन। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 1 साल में, इसमें अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ज्यादा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बुध एक दिन 176 दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन साल 88 दिन में। ये पृथ्वी का दिन है, पृथ्वी के दिन के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। लेकिन वही इस वाले में बता रहा है कि ये कम टाइम में हो रहा है, वो ज्यादा टाइम में। अगर ये समझ में आ रहा है तो बताइए। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखा रहा है ना। इसका रीजन ये है कि जो ये बात करता है कि जो ये अपने अक्ष पे घूमता है, तो एक धुरी पे ये होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमिकल डे जिसे बोलते हैं, या फिर एक चक्कर लगाने पे 1 डे होता है। लेकिन इसमें जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है सूर्य के निकलने और सूर्य के डूबने, सूर्य से निकलने वाला टाइम, और ये बता रहा है कि एक धुरी पे घूमने वाला दिन। और ये सूर्य के निकलने के, जैसे सूर्य आज 10 बजे निकला है, तो फिर अगले दिन 10 बजे का निकल रहा है, तो एक दिन उसका डिफरेंस बता रहा है, और ये एक बार घूमने का डिफरेंस होता है, ये अंतर है। तो जो सूर्य के निकलने का दिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब सूर्य बहुत दिन बाद निकलता है, लेकिन घूम जाता है जल्दी। ऐसा कैसे होगा ये आप सोच रहे हैं? तो भाई अगर घूम रहा है तो सूरज तो उतनी ही दिन में निकलेगा, ये आ रहा है ना दिमाग में। लेकिन जब इसी चक्कर में घूम रहा है वो, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी को सूर्य मान लेते, जब ये हमारा ये चक्कर जल्दी नहीं ले पा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ टाइम उसको कवर करने में तो ज्यादा दिन जाएगा, तो फिर जब सूरज यहाँ पे जाएगा तब निकलेगा जाके। अब समझ में आया? जैसे कि अगर एक चक्कर लेने में इतना
एक चक्कर घूम जा रहा है, लेकिन सूर्य जो निकल रहा है वो यहाँ पे जाके फिर निकल रहा है दोबारा, क्योंकि वो पूरी तरीके से घूम नहीं पाया है, घूमने में ये यहाँ तक आ जा रहा है, तो फिर यहाँ पे सूरज निकल रहा है, फिर इसको ले रहा है, फिर यहाँ पे जाके निकल, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि एक चक्कर ये लगाया, एक चक्कर ये लगाया, एक चक्कर में इसने यहीं पे जाके अपना एक घूर्णन पूरा कर लिया, लेकिन ये सूर्य की तरफ इसका फेस होने के कारण वो जो घूर्णन कर रहा है वो तो घूर्णन पूरा हो गया, लेकिन सूर्य के फेस ही होने के कारण ये पूरा नहीं हो रहा। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा तो घूर्णन करता है लेकिन वन फेस से रहता है केवल, तो सेम वही पोर्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा तेजी से घूमता है तो वो पूरा कवर करता है। अब समझ आया? तो इससे डिफरेंस होता है। ये क्या है? सूर्य के निकलने और डूबने का दिन जो होता है, सूर्य के निकलने और डूबने वाला, तो इसमें क्या लिखेंगे? एक सूर्य निकलने से दूसरे सूर्य निकलने के बीच का टाइम एक साल से बड़ा होता है, लेकिन एक घूर्णन का टाइम एक साल से छोटा होता है। ये डिफरेंस है। ठीक, अब समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो बताइए। आया ना? क्योंकि वो वन फेसी होने के कारण थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक ना? फिर उसके बाद हम देखते हैं शुक्र। शुक्र को और क्या बोलते हैं? हाँ, शाम का तारा। एक्चुअली जो सांझ का तारा बोलते हैं, भोर का तारा बोलते हैं, एक्चुअली में जो आपका लगन वाला टाइम होता है वो इसी पे डिसाइड करते हैं, पंडित बाबा लोग डिसाइड करते हैं इस पे, ठीक। लेकिन इफेक्ट जो डालता है वो मरकरी भी डालता है, ठीक ना? इसमें क्या है? ये एकदम सेम, इसका क्या चीज है? इसका जो मास है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है, मास और क्या द्रव्यमान और क्या पृथ्वी के बराबर है, इसका घनत्व लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की बहन बोला जाता है इस कारण से, ठीक ना? और मंगल को पृथ्वी की तरह क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सेम एंगल पे झुका हुआ है, मतलब लगभग सेम एंगल पे झुका हुआ है, उसमें दिन और रात लगभग पृथ्वी के जैसे ही होते हैं, ठीक है? इस कारण से तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को पृथ्वी के जैसा बोल सकते हैं, ठीक ना? तो ये कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक। ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, यानी इसमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है कि जो एनर्जी आती है ये इसको बाहर जाने नहीं देती है, तो जितना एनर्जी इसको मिलती है उतना एनर्जी को लगभग 95% एनर्जी को ये ऑब्जर्व करता है, मतलब रोक के रख लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ठीक है? और यहीं पे हम देखे थे कि जो इसके पहले मरकरी था उसका वायुमंडल बहुत विरल था, मतलब बहुत पतला था, जिससे एनर्जी निकल जाती थी, इससे टेम्परेचर उसका ज्यादा नहीं था, उसका तापांतर ज्यादा था, और इसकी एनर्जी रुक जा रही है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा, ठीक। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी का है, ठीक। और इसी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है जानते हैं आप लोग? तो वो ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि कोई जैसे पहाड़ों पे या फिर अलग जगह पे, जैसे अगर कोई दूसरी फसल उगानी है, जैसे पहाड़ों पे अगर गर्म सीजन वाली जगह गर्म सीजन की फसल उगानी है, जैसे पहाड़ पे ठंडी होती है, लेकिन अगर हमें वहां पे क्या उगाना है, जो चीजें गर्मी में गर्म वाले क्षेत्र में होती है, गेहूं वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो
और भाई जैसे फसलें वगैरह, सब्जियां वगैरह हैं, तो मेनली ये सब्जियां वगैरह उगाने के लिए यूज होता है। तो सब्जियां उगाने के लिए क्या हुई है, थोड़ी सी गर्म क्लाइमेट चाहिए होती है, तो क्या करते हैं लोग, एक शीशे का घर बना देते हैं। शीशे का घर बनाने से क्या होता है कि जो एनर्जी पेनिट्रेट करके अंदर आती है, ठीक, वो एनर्जी फिर क्या होती है कि जब लॉन्ग वेव में लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज हो जाती है, तो वो शीशे से बाहर जा नहीं पाती है। तो उससे वो जो क्षेत्र होता है वो गर्म रहता है, उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस। इसी के नाम पे पड़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें क्या, ये देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये यहाँ पे किसके बादल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। और इसी के कारण ये क्या होता है, पीले रंग का दिखाई देता है, हल्का पीला, ठीक। और इसका भी एक दिन अपनी धुरी पर चक्कर लगाने इसके 1 वर्ष के बड़ा होता है, 1 वर्ष से लंबा होता है, एक दिन में 1 वर्ष से बड़ा होता है, यानी इसका घूर्णन थोड़ा सा स्लो है, ठीक। और फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्या कब बोलते हैं, भोर का तारा और सांझ का तारा, ठीक। तो ये हमारे पृथ्वी से हमेशा दिखाई देगा, ये बताइए आप लोग, हमेशा दिखाई देगा, हाँ, कैसे हमेशा दिखाई देगा, पृथ्वी के स्पीड से इसकी तो है नहीं। हम्म, हाँ, ठीक, चलिए, ये हो गया। इसमें हम भेज देंगे आप लोग को लिखने के लिए, बस छोटा छोटे चीजें लिख लीजिए कि जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है और CO2 लगभग 95% है, ठीक। और भोर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं। ये जो थोड़ी छोटी चीजें हैं, ये याद, मतलब लिख लीजिए। और जो याद करने वाली चीज है वो क्या है कि ये अपने मास और डेंसिटी के कारण पृथ्वी की जुड़वा कही जाती है, ठीक ना। बस, अगला देखेंगे हम, अगला क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पृथ्वी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीवन। पृथ्वी में सबसे इंपॉर्टेंट जीवन है, इसीलिए इस ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, गोल्डीलॉक जोन में पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और इसी से आता भी है कि गोल्डीलॉक जोन होता क्या है। तो गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, जहाँ पे जीवन की संभावनाएं हो सकती है, जीवन को उत्पन्न होने लायक संभावनाएं जहाँ पे सिचुएशंस होते हैं, वो गोल्डीलॉक जोन में आता है। और ये नीला क्यों दिखाई देता है, हम्म, बताइए। हाँ, पानी में अधिक मात्रा में होने के कारण क्यों नीला दिखाई देगा, हाँ, बोलिए। नहीं, ये जैसे कि पानी में यहाँ पे जो लाइट पड़ती है वो डिफ्यूज ज्यादा करती है, डिफ्यूज ज्यादा करती है, मतलब ज्यादा स्कैटरिंग करती है पानी। लाइट जो होती है वो ब्लू लाइट जो होती है वो नीला प्रकाश ज्यादा स्कैटरिंग करता है, ज्यादा फैलता है, इसलिए ब्लू दिखाई देता है, बस ये अंतर। और इसी तरह हमको आसमान भी नीला दिखाई देता है, हरा कहाँ दिखता है, पृथ्वी को। तो देखिए, हो सकता है इसको हरा बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कहने का मतलब है कि अगर जैसे दिखाई देता है सेम, वो यही फॉर्म में दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे इतने भी ज्यादा नहीं। हाँ, ये तो हाँ, ये अंटार्कटिका वगैरह है। ये एकमात्र ग्रह है जहाँ सक्रिय प्लेट विवर्तनी पाई जाती है। प्लेट विवर्तनी
ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। इसी के कारण यहाँ पे भूकंप वगैरह आते हैं। अगर प्लेट विवर्तनी न रहे तो भूकंप बहुत आने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि जब प्लेट प्लेट का मतलब होता है एक पतला लेयर टाइप का। प्लेट एक पतली लेयर होती है ना, तो वही प्लेट विवर्तनी, यानी उसके ऊपर ही भाग एकदम पतला लेयर है पृथ्वी पे, और किसी भी ग्रह में ऐसी पतली लेयर ऊपर नहीं पाई जाती है, ठीक ना। और इसी के कारण यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं पृथ्वी पे। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये देखिए, पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी क्या चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, तो 7-8 घंटे का दिन हुआ करता था। वो धीरे धीरे हर सदी में एक दिन, लगभग हर 100 साल में एक दिन लगभग 1.7 मिली सेकेंड बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो धीरे धीरे 24 घंटे का हो गया है अभी, ठीक ना। लेकिन 24 घंटे की रात की हो गई है, 24 घंटे का पूरा दिन, पूरा सर्कल। जैसे पृथ्वी अगर घूर्णन उसका धीरे हो रहा है तो घूमेगी धीरे, तो उसका जो दिन है वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। जैसे कि अगर कोई चीज तेजी से घूम रही है फिर धीरे 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 हो जाए, तो जो एक दिन होने वाला था वो धीरे से कम हो जाएगा। तो पृथ्वी का दिन पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय लगभग मानते हैं कि इसके हिसाब से अगर कम किया जाए तो लगभग 7-8 घंटे के एक दिन होता था। अब धीरे धीरे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की स्पीड स्लो हो गई। जब स्लो हो गई है तो दिन बढ़ता जाएगा, और चंद्रमा भी पहले नजदीक था, अब धीरे धीरे वो भी दूर जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, ठीक ना। ये आपका है, हाँ, ग्रेविटी है, लेकिन जो बाहर जाने वाली फोर्स है वो ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो इनका बिग बैंग हुआ है वहीं से चीजें दूर जा रही हैं, तो उसकी स्पीड अभी तक बनी हुई है, ठीक ना। या फिर जैसे कि बोला जाता है कि पृथ्वी से ही चंद्रमा निकला हुआ है, ठीक। कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ लोगों का मानना है पृथ्वी के साथ ही चंद्रमा बना है, वो अलग से नहीं बना है, ठीक। तो वो उसका जो अब केंद्रीय बल है वो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक ना। ठीक। अब फिर हम देखते हैं मंगल को। इसमें हम देखेंगे कि जो ये है झुका हुआ अक्ष और मौसम और दिन की लंबाई, ये लगभग किसके समान है, पृथ्वी के समान। इसीलिए इसको पृथ्वी तुल्य ग्रह बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या खोजे जा रहे हैं, जीवन खोजा जा रहा है, क्योंकि इसका भी दिन समान होगा, इसमें जो मौसम वगैरह है वो पृथ्वी के समान ही चेंज हुए होंगे, तो इसके कारण यहाँ पे जीवन होने की संभावना ज्यादा है। शुक्र पे तो जीवन होने की संभावना है, जीवन होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक है। वहाँ पे कोई जीवन मतलब जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ। देखिए यहाँ पे है आपका ओलंपस, याद करने लायक ये है ओलंपस मॉन्स। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि आपके क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। 8×3 = 24, लगभग लगभग 25 किलोमीटर, ठीक ना। तो सोच सकते हैं, हाँ हाँ, 8,000 किलोमीटर किलोमीटर है। तो भाई जी आप लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं तो कॉन्शियस माइंड रहना चाहिए। 8,000 मीटर है, अरे बहुत छोटा कैसे है, 8,000 मीटर छोटा होता है।
8,000, पृथ्वी की गहराई कितनी है? 6400 किलोमीटर, और 8,000 किलोमीटर वही हो जाएगा। सोच के देखो। हाँ हाँ, तो वही बात है ना, वो मीटर है, ठीक ना। चलिए, मंगल, और इसके दो ग्रहों के नाम याद रखिएगा, उपग्रहों के नाम, डेमोस और फेबोस, ठीक ना। या इसके दो ही उपग्रह हैं, कौन से? डेमोस और फेबोस, ठीक। और यहाँ पे क्या चीज अधिक है? हम्म, रेगिस्तान है, और यहाँ पे लाल मिट्टी वगैरह पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लाल ग्रह, ठीक ना। और जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है वो इसी पे है, ओलंपस। विलुप्त ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी से बना हुआ है, ये पता है। ज्वालामुखी से बना ये पर्वत है, जो माउंट ओलंपस है वो ज्वालामुखी से बना है। तो विलुप्त ज्वालामुखी हमने कब कहा? हाँ, जैसे कि ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत, ज्वालामुखी से पर्वत बनते हैं ना, जैसे कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, ज्वालामुखी से ही बना है ना। हम्म, तो वो बढ़ता जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक ना। और सबसे बड़ी घाटी भी यहीं पे है, मेरेमस, मेरिनेमस, ठीक ना। सौरमंडल की सबसे, और सौरमंडल का बताइए, आप लोग को पता है सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है सौरमंडल का? कौन सा? मून नहीं, मून तो बहुत छोटा, बृहस्पति का एक चंद्रमा है, चलिए उसे क्या आएगा, जिसका नाम गैनीमेड है। गैनीमेड, वो पूरे, वो बता, मरकरी से बड़ा बताते हैं, मरकरी से बड़ा। अगर अर्थ से बड़ा रहता तो वो खुद ही एक प्लैनेट्स में आ जाता है ना। अब कुछ रीजन होंगे जिसके कारण, हाँ, वो क्या है, ग्रहों की परिक्रमा करता है, ठीक ना। चलिए, जो हो गया। अब उसके बाद बृहस्पति, इसके देखिए चार, ये चार इसके जो उपग्रह हैं, कौन से? ये चार, इसको मिला के बोला जाता है गैलियस, इसका एक नाम है गैलियस चंद्रमा। तो गैलियस चंद्रमा में चारों आते हैं, आइयो, गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो। तो इसमें आप लोग को दो याद रखना है, यूरोपा और गैनीमेड, ठीक ना। ज्यादातर करके पूछता है गैलियस चंद्रमा में कौन कौन से चंद्रमा आते हैं, तो उसमें यूरोपा और गैनीमेड आप लोग याद रखिएगा, ये दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो बुध ग्रह से बड़ा है, ठीक ना। और यूरोपा जो है बर्फीली सतह, एक नीचे, एक विशाल खारे पानी का महासागर पाया जाता है यहाँ पे, ठीक। और इसका जो एक चीज है कि कहते हैं कि जो अगर पूरा सोलर सिस्टम मिला दिया जाए, सारे ग्रहों को अगर मिला दिया जाए, तो उसमें भी एक तरफ इसको रखा जाए और एक तरफ सारे ग्रहों को रख दिया जाए, तब भी जुपिटर भारी होगा, इतना बड़ा मास है उसके पास। ये देखा, हाँ, द्रव्यमान सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी दोगुना है, यानी
तब भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, लगभग सूर्य जैसा है ये बोला जाता है। ठीक ना। चलिए फिर उसके बाद हम्म कुछ दिन का मतलब बहुत दिन होता है। हाँ हो सकता है बन जाए। भविष्यवाणी है, किसने कहा? तो वो तो जो ये होते हैं, जो इसके धूल कण होते हैं, वही तो उपग्रह बनते हैं मेनली थे। हाँ तो बन ही सकते हैं। और इसका ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि सबसे छोटा दिन होता है। ठीक ना। हाँ तो एक घूर्णन दिन, एक घूर्णन वाला दिन सबसे छोटा होता है, लगभग कितना, 10 घंटे का ना, 10 घंटे या 8 घंटे का होता है। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें दो इंपॉर्टेंट आपके हैं, गैनीमेड यूरोपा और सबसे छोटा दिन। ठीक ना। और सेकंड, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उपग्रह इसके पास है, पहले सबसे ज्यादा इसके पास है, तो फिर उसके बाद जो है शनि का ढेर सारे उपग्रह एक ही बार में खोज लिए गए, लगभग 145 के आसपास, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, शनि का हो गया। चलिए अब हम देखते हैं शनि। शनि देखने में एकदम सॉफ्ट टाइप का लगता है, ठीक ना। और इसका एक उपग्रह है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत एग्जाम में आता है, बहुत एग्जाम में आता है, बहुत एग्जाम। कौन सा? टाइटन। और इसी के नाम पे टाइटन वगैरह मूवी बनी है, जिसको एक विशाल आदमी दिखाया जाता है, टाइटन मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक ना। ये ठीक है। सबसे ज्यादा चंद्रमा इसके पास है 274 लगभग, ये लिख लीजिएगा। और इसका जो चंद्रमा, एक सबसे बड़ा चंद्रमा है वो क्या है, टाइटन। यह शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और पूरे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा है, यानी गैनीमेड के बाद कौन आएगा, टाइटन आएगा। इसमें बस दो चीजें लिख लीजिए, क्या क्या लिखेंगे, इसके चंद्रमा की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक, और इसका जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो क्या है, टाइटन, बस। फिर उसके बाद सैटर्न के बाद अरुण, यूरेनस। अब ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलता जाता है, लेटा हुआ ग्रह, इसी को बोलते हैं ना। क्यों लेटा हुआ है, सो गया है, एकदम झुका हुआ है, लगभग 89 डिग्री, 88 या 89 डिग्री तक है, 97, सॉरी 97 सही, 97.8। तो और एक चीज है, इसी तरह से आपका शुक्र, शुक्र कितने डिग्री की झुका हुआ है, 180। शुक्र यानी जिसे क्या बोलते हैं, मरकरी के बाद क्या आता है, वीनस, सॉरी वीनस, 177, उसको क्या बोलते हैं, उल्टा ग्रह। उल्टा ग्रह और लेटा ग्रह दो अंतर होगा। उल्टा ग्रह क्यों बोलते हैं, कि जैसे ये ग्रह है, ठीक ना, इसको ऐसे चक्कर लगाना चाहिए, ऐसे चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, अरे भाई आ जा भाई, नहीं आएगा क्या, चलिए, ये ग्रह है, इसको ऐसे चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया है, इसका पॉइंट ये इधर आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया, 180 डिग्री पे पूरा, 180 अगर चेंज करेंगे तो ये 180 डिग्री है ना, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ गया, तो आप देखेंगे कि वो ऐसे चक्कर लगाता है, सारे ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं, इस टाइप में, इस फॉर्म में, ठीक ना। लेकिन जो शुक्र है वो ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे घूर्णन करता है, क्योंकि उसका ऊपर का नीचे हो गया, नीचे का ऊपर हो गया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और
सेम लगभग इसका इसी में ये भी फॉर्म है, ये भी क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि ये लेटा हुआ है इसलिए लगता है कि क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक ना। और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, यहीं पे -224 डिग्री। आज तक जितना कम टेम्परेचर नापा गया था उससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक। और इसे क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह, और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और इसमें एक चीज है, 42 साल का दिन और 42 साल की रात होती है, ठीक ना। इसके रात और दिन में बहुत दिनों का अंतर है। क्यों? इसके लेटने की वजह से। ऐसा कैसे होगा? हाँ, हाँ, तो क्या दिक्कत है? हाँ, सो गया है ये, अपने अक्ष में झुकने के कारण ये एकदम से, जैसे ये है इसका 90 डिग्री इतना हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ऐसे चक्कर लगाता है, इसे चक्कर लगा, ठीक ना। तो फिर जैसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो जब ये घूमते 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 फिर धीरे धीरे जब और घूमेगा, तो फिर उसके बाद जाके उसका साल पूरा होता है। फिर उसके बाद इसमें बस यही दो चीज है कि इसका साल कितने दिन का होता है, 42 साल के दिन होता है और 42 साल की रात होती है। पृथ्वी पे भी कहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, पोलों पे, पोल पे, ठीक, या पोलर सर्कल पे, ठीक ना। फिर उसके बाद है आपका लास्ट है वरुण। ये आपको ब्लू स्टार, ब्लू जैसा दिखेगा एकदम। हाँ, बादल ये गैसेस ही हैं, तो गैसों के रिफ्लेक्शन के कारण, गैसों के कारण अलग अलग गैसें इसीलिए इसका रंग अलग अलग पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए हीलियम से बना है। हाँ, नहीं। हम्म। 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 ये चीज, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं आती है ना, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे सूरज है, सूरज के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो लाल होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट होने की जरूरत है, ठीक ना। और वो अपने सरफेस के कारण रेड दिखता है, वो अपने टेम्परेचर के कारण रेड नहीं दिखता है, ये अंतर, ठीक ना। तो इस पे मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक ना, से बना है, इसी कारण इसे क्या, कैसा दिखाई देता है ये, ब्लू कलर का, हल्का ब्लू कलर का दिखाई देता है। और एक चीज और है, यहाँ सबसे बड़े जो तूफान आते हैं वो यहीं आते हैं, इतने बड़े तूफान कि पूरा पृथ्वी समा जाए। हाँ, बिना पेड़ के हवा चलती है, ठीक ना। तो हवा तो बिना पेड़ के भी चल सकती है, जरूरी नहीं है कि पेड़ होने चाहिए, ठीक ना। हम्म। हवा नहीं, पेड़ अगर है तो हवा को रोकेगा कि हवा को और बढ़ाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। जो इस सबसे तेज हवाएं यहीं पे चलती हैं, सबसे तेज हवाएं चलती हैं और सबसे बड़ा तूफान भी यहीं पे आता है। ये सोच सकते हैं इतना स्पीड हवा चल रही है, कितने मैक हो गया। हम्म। हवा, हवा कैसे उत्पन्न होती है, बताया नहीं है। तब पहली बात तो इसके घूर्णन के कारण भी हो सकती है, और दूसरा टेम्परेचर के अंतर के कारण हवाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक ना। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। रोमन देवता के नाम पे इनका नाम है, समुद्र के देवता जो है। और
सम समुद्र के देवता रोमन में जो कहा जाता है नेपच्यून, वही पे इसका नाम है। ये समझ में आया? पृथ्वी जितना बड़ा तूफान इस पे आता है, जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना बड़ा तो तूफान वहां आता है। ठीक ना? वरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी खोज, ये इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली जो इसको खोजा नहीं गया था, इसको टेलीस्कोप से नहीं देखा, ठीक ना, इसको बस ये गणना लगाई गई थी कि वहां से एनर्जी मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण और वहां एक ग्रह हो सकता है, इस तरह की संकल्पना लगाई जाती है गणना करने के पे कि इतना दूर पे, इतने से इतने दूर पे ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो उसके कारण वहां पे कोई ग्रह होगा। तो ये बाद में हुआ ना, जब इसकी खोज हो गई उसके बाद इसको इसकी खोजा गया, ठीक ना, फिर बाद में इसको देखा गया, पहले इसकी खोज जो हुई वो कैलकुलेशन पे हुई। तो यही चीज है, बाद में तो देखा ही गया। देखिए, ठीक ना, और इस पे जो हवाएं चलती हैं उसकी बात कर रहे हैं, लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा इतनी तेज चले तो आदमी कोई बचे नहीं। हाँ, नहीं, हाँ कुछ भी, लेकिन वहां पर रहने लायक नहीं है, क्योंकि हवाएं इतना तेज चलती हैं कि वहां पे आदमी को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये है, ये आप लोग को हम भेज देंगे, इसमें जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज है वो लोग आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो पहले की चीजें बताए हैं उसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करके थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे। इससे ज्यादा ग्रह से कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक ना। ग्रहों में इससे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। बस थोड़ा सा आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। और कितना बज गया? 10:15। इसके बाद कुछ पीछे का पूछना है या फिर कुछ भी पूछना हो जो डाउट वगैरह? चलिए कुछ बताइए, सबसे बड़ा उपग्रह किसका है और कौन सा है? क्या नाम है? क्या नाम है? गैनीमेड। सबसे, हाँ, सबसे तेज घूर्णन कौन करता है? मरकरी। सबसे धीमा? घूर्णन की बात हो रही है, जुपिटर। जुपिटर से सबसे तेज करता है, अपने अक्ष पे घूमना। हम्म। किसका दिन किस